कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग जो सीधा प्रसारित किया जा रहा है V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, और इसको दिखाया जा रहा है सौजन्य से ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा। कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा प्रयास होता है उन विभूतियों को आपके सामने प्रस्तुत करना जिन्होंने अपने समय में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्ति का आज मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। वो है डॉक्टर संतोष कुमार पटनायक। डॉक्टर पटनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। डॉक्टर संतोष कुमार पटनायक भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजनरी, मल्टी डिसिप्लिन मैनेजमेंट प्रोफेशनल और 30 साल से 30 इयर्स से ज्यादा आपको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में कार्य करने का। आप 1989 बैच के इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विसेज से आपने कार्य किया है। आपने अपनी मास्टर्स इन अप्लाइड जियोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ISM से धनबाद से 1985 में की। आपने मास्टर्स किया पब्लिक मैनेजमेंट में फ्रॉम ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 2015 में। आपने डॉक्टर इन फिलॉसफी PhD की डिग्री हासिल की बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची से 2019 में। आपने बहुत उच्च पदों पे कार्य किया भारतीय रेलवे में 1989 से 2013 तक, और आपको ये एक सम्मान प्राप्त है कि आप बहुत ही ऊंची पदों पे रहे सेंट्रल और स्टेट, राज्य और राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 10 साल से ज्यादा। और दोनों में आपने या तो आप डेपुटेशन पे गए या एब्जॉर्प्शन पे गए। जब आपने स्वैच्छिक अपना अवकाश लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया भारतीय रेलवे से 2013 में, उसके बाद डॉक्टर पटनायक ने हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में एज ए वित्त निदेशक, डायरेक्टर फाइनेंस आपने अपने उसमें कार्य किया 2013 से 2017 तक। और उसके बाद आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 2017 से 2018 तक। आपके इतने उत्कृष्ट कार्यों के लिए और जो आपने ऑफिस का ऑटोमेशन कराया उसके और कंप्यूटराइजेशन कराया, उसके लिए आपको रेलवे मिनिस्टर का जो बहुत ही सम्मानित अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, उससे नवाजा गया 1999 में। आपका आखिरी असाइनमेंट एज प्रबंध निदेशक और MD इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन था 2017 में। और आपने उस वक्त एक बहुत ही बड़ा आपका उल्लेखनीय कार्य हुआ कि आपने $500 मिलियन का एक इंडियन रेलवेज के लिए आपने एक क्लाइमेट बॉन्ड्स, सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड्स जो थे वो ओवरसीज मार्केट में आप लेके आए। और उसको वो पहली बार ऐसा रेलवे की ओर से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हुआ था, और खासकर हमारी जो उस वक्त एक इकोनॉमी, एमर्जिंग इकोनॉमी है, उसके लिए। और आपका वो प्रयास बहुत सफल हुआ और आपने $500 मिलियन इंडियन रेलवेज के लिए इकट्ठे किए। आजकल आप अपना नए अपने आइडियाज और जो आपके अधूरे कार्य आप सोचते हैं उन्हें पूरा करने के लिए, और काफी कुछ एकेडमिक्स में, शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ नई संस्था बनाने में आप कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः डॉक्टर संतोष कुमार पटनायक हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में।
डॉक्टर पटनायक, वैसे तो आप एक जाने पहचाने नाम हैं भारतीय रेलवे में ही नहीं, अपनी वित्त क्षेत्र में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपने जो कार्य किया, एक अभूतपूर्व कार्य किया कि उस जमाने में जबकि कंडीशन अच्छी नहीं थी और मार्केट शुरू हो रहा था, इमर्जिंग मार्केट में थे हम लोग, और तब आपने इतना रुपया रेलवे के लिए इकट्ठा किया और वो आपका ही ब्रेन चाइल्ड था कि आपने इस बॉन्ड्स को लेके आए। लेकिन बहुत कुछ चीजें आपके बारे में नहीं पता। आज हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं अतीत के पन्नों को खगोलेंगे और आपसे पहला पूछना मैं चाहूंगा कि आपका जन्म कब और कहां हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, और उस वक्त के कोई दिलचस्प किस्से अपने बचपन के अगर आप हमें, हमारे और हमारे दर्शकों को बताना चाहें। डॉक्टर संतोष कुमार पटनायक, प्लीज। धन्यवाद गोयल साहब। शुरुआत में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपके प्रयास में ये जो कल, आज और कल हो रहा है, ये बहुत बड़ी उच्च कोटि शो है। अब मुझे ये पता है, कल आपने ये शो जब शुरू किए थे, लाल गोयल शो, 1 साल पहले करीब करीब, तभी मुझे आपने बुलाए थे, आमंत्रित किए थे। आज तभी जूम कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुआ था, हम लोग अपने रिकॉर्डिंग अलग अलग करके फिर उसको ब्रॉडकास्ट करते थे। कल और आज में काफी फर्क हो चुका है। इस बीच में आपने इंग्लिश शो से हिंदी शो में भी आ गए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपकी ये जो प्रचेष्टा जो है, आपके ये जुनून के वजह से जो ये प्रचेष्टा हो रही है, ये और बहुत ऊपर जाए, बहुत मतलब व्यूअरशिप इसका बहुत अच्छा हो और ये शो जगह जगह में चर्चा हो। इस शो के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए पुनः धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। मेरा जीवन का जो सफर है ऑलमोस्ट 57 साल हो चुका है। सन 1963 में मेरा जन्म हुआ था, 30 सितंबर 1963 में। उड़ीसा की एक, उत्तर उड़ीसा की एक जगह है संबलपुर जिला, उस जिला में एक बुर्ला करके एक छोटा सा शहर है। बुर्ला बोलने से लोग समझेंगे नहीं, बट हीराकुद डैम प्रोजेक्ट लोग समझ लेंगे, क्योंकि वहीं से ही शुरू हुआ था। बुर्ला वाज द प्रोजेक्ट कॉलोनी फॉर द हीराकुद डैम प्रोजेक्ट, वहीं से शुरू हुआ था। और मेरे पिताजी ने वहीं उनकी नौकरी शुरुआत किए थे, बड़ी छोटी सी नौकरी करते थे तब। और उनकी जो शुरुआत हुआ था वो बहुत कठिन था। पढ़ाई मतलब क्लास 11th के बाद उन्होंने पढ़ाई भी किए, वो साथ साथ नौकरी भी करते किए, और उस टाइम में शादी वादी किए, तो हमारे जन्म भी वहीं हुआ था। और मुझे जैसे याद है, बचपन 6-7 साल मैंने वहीं गुजारा था। 7 साल तक मेरे जो छोटे मोटे चीज याद थे कि पिताजी बड़ी मेहनत करते थे। मेहनत इसलिए करते थे कि हम लोग उस टाइम में 3 भाई और एक बहन थे, और पूरा गुजारे के लिए पैसा नहीं होता था। जितने भी उनको तनख्वाह मिलता था उसमें पूरे परिवार को संभालने के लिए उनका साधन नहीं होता था। तब उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करते थे। घर में 2 गाय थे हमारे, ये चीज मुझे बड़ी याद है। जबकि मैं 3-4 साल का था, गाय थे, और पापा और मम्मी दोनों मिलकर तो गाय की खूब सेवा करते थे। सेवा के साथ साथ उसमें जो दूध मिलते थे वो दूध को बेचते थे हम लोग, मतलब पिताजी उसको घर घर में जाकर देते थे। अब मुझे याद है, मैं जब 3 और 4 साल के था, मुझे भी पिताजी घर दिखा देते थे कि ये 4-5 घर में तुम अपने जाकर दूध देते रहना बेटा। तो मुझे मजा आता था। एक तो मतलब गाय के लिए मैं तो मेहनत कुछ ज्यादा नहीं करता, तो पापा मम्मी करते थे, लेकिन वो दूध घर घर में देने में मुझे मजा आता था। और तभी मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मेहनत क्या चीज होता है। तो धीरे धीरे जब बड़े होते रहे, और उस बीच में पिताजी के ट्रांसफर हो गया एक डैम प्रोजेक्ट से दूसरे डैम प्रोजेक्ट, तब हमारे दूसरे जगह में जहाँ में पिताजी ने काफी साल नौकरी की है,
वो जगह है दंडकारण्य, साउथ उड़ीसा की जगह है। दक्षिण उड़ीसा में एक दंडकारण्य प्रोजेक्ट एरिया रहता है, वहां पे एक हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट था। उसी में करीब करीब मेरा जो स्कूल की एजुकेशन पढ़ाई वहीं पे हुई थी, और मेरे मैट्रिकुलेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे मैंने किया था। और बहुत छोटी सी जगह थी, मतलब बोला जाए तो एक प्रोजेक्ट कॉलोनी थी, और मैंने फॉरेस्ट एरिया थी, मतलब बाहर दुनियादारी के साथ कोई मतलब नहीं थी। हम लोग पढ़ाई करते थे, बस घर पे रहते थे। और उस जगह का छोड़कर, जगह के नाम भी मैं बोलता हूँ, आजकल वो नक्सल इन्फेस्टेड है काफी। चित्रकोंडा एक एरिया है, और उस एरिया में आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में आज के दिन में बहुत नक्सल इन्फेक्टेड है। और उसी टाइम में मुझे याद है कि हम लोग बारिश जब आता था वहां पे 20 दिन 25 दिन तक कंटिन्यूस होते रहता था। मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट था, ठंड भी होता था तो ज्यादा, और ये भी होता था ज्यादा। तो हम लोग पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई घर और पढ़ाई छोड़कर और दूसरा कोई चीज पता नहीं था। और फिर उसी टाइम में मैंने देखा पिताजी मेरे पढ़ाई के पीछे काफी मेहनत कर रहे हैं। तो आई वॉज द एल्डेस्ट, मतलब घर में मैं सबसे बड़ा था। 4 भाई 3 बहनों में हम बड़े थे। तो पूरे निगाह मेरे ऊपर था, और पिताजी चाहते थे कि हम जीवन में कुछ करें। और उन्होंने जो चीज, अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे कि उन्होंने मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन नाइट कॉलेज में पढ़कर पास किए थे संबलपुर में, मुझे याद है। रात को जाते रहते थे करीब 30 किलोमीटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे बोले, बेटा मेरा जो सपना था मैं तो पूरा नहीं कर पाया, तुम चाहो तो पूरा कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा ऊपर है। मेरे पास तो कोशिश है, मैं तो करते रहूंगा। तुमको पढ़ाई के लिए कहीं भी तुम जाना चाहते हो, अच्छा पढ़ाई करके कहीं भी जाना चाहते हो कर। तो जो मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 11 कहलाता था तभी, उसी टाइम में जब मैंने पास किया फर्स्ट डिवीजन में, तो पिताजी मुझे पूछे। हाँ, एक चीज उसमें एक मुझे दिलचस्प कहानी मुझे याद आया कि इतना मेहनत करते थे पिताजी, चाहते थे कि हम उड़ीसा के जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में विद इन 10th रैंक, बेस्ट 10 कहलाता था, बेस्ट 10 में आए। वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर था, लेकिन यू नेवर नो, मतलब कुछ सपना देखना, कुछ कोशिश करना, कुछ होना, कुछ अलग अलग चीज होता है। मैंने हायर फर्स्ट डिवीजन में जरूर पास किया था। बेस्ट 10 की मार्क्स की आसपास मेरे मार्क था, मैं कि बेस्ट 10 के अंदर मेरा नाम नहीं रहा, 10 के अंदर नहीं रहा। तो मुझे याद है पापा बड़ी गुस्से वाले आदमी थे, बड़ी मतलब जोश और गुस्से वाला आदमी थे। उस टाइम में वो टीवी भी कुछ नहीं था, वो रेडियो में वो मतलब जो न्यूज आता था, वो न्यूज में खबर में उसमें पता चलता था कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट निकला हुआ। तो उस न्यूज सुनने के बाद जब रेडियो में 10 लोगों का नाम पढ़ा गया, मेरे नाम उसमें नहीं रहा, पापा को इतने गुस्सा आया कि वो रेडियो को नीचे डालकर उसको तोड़ दिया। तो तभी मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा जोश मेरे पिताजी के है मेरे पढ़ाई के लिए, तो अभी तो मुझे कुछ करना चाहिए। डॉक्टर पटनायक, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी को एक जुनून था आपको पढ़ाने के लिए, और आप ने पढ़े भी और आप फर्स्ट डिवीजन पे भी आए, लेकिन आप उन बेस्ट 10 में नहीं आ पाए। तो और उन्होंने उसमें गुस्से में रेडियो तोड़ा। क्या आपको उस वक्त पिटाई भी की गई थी? आपकी पिटाई भी हुई थी इतना ना मिलने पे, बेस्ट 10 में आने में? मैं मुझे इतना याद है, पापा मेरे से कई दिन बातें नहीं किए। मम्मी मेरे से बात करते थे, मुझे समझाते थे, बेटा इस बार अच्छा नहीं हुआ, ने अगले बार तुम जरूर ठीक अच्छा करने का कोशिश करना। मेरे माँ जो है, मेरे मम्मी जो है, उनका इतना पढ़ाई लिखाई नहीं था। शी वॉज ओनली ए क्लास 5th पास। बट उनकी जो सोचने का तरीका था ना, वो मेरे पिताजी से कहीं ज्यादा था। तो मैंने पढ़ाई के लिए जब मुझे पापा बोले तुम कहाँ पढ़ना चाहते हो, मैंने बोला कि उड़ीसा का जो बेस्ट कॉलेज है मैं वहीं जाना चाहता हूँ। और मैं जहाँ पढ़ता था, जो मैट्रिकुलेशन जहाँ किया था, पूरा एक्सट्रीम साउथ उड़ीसा, मतलब दक्षिण उड़ीसा आंध्रा उड़ीसा की बॉर्डर में। और मैं जाना चाहता था कटक। द बेस्ट कॉलेज ऑफ उड़ीसा वाज देन द रविंद्र कॉलेज। इवन नाउ आल्सो इट इज कन्वर्टेड टू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पुराने कॉलेज जो था वो था, मतलब 1878 का कॉलेज था वो। 100 साल, जिस साल हमने ज्वाइन किया उससे 100 साल पूरा हुआ था उसमें। 1978 में
मैंने पिताजी को बताया कि पापा मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। पापा बोले ठीक है। अब मुझे अभी भी याद है कि हमने जो बस वहीं से गए थे चित्रकुंडा से, डायरेक्ट कोई नहीं था मतलब कटक जाने के लिए, तो वहां से हम लोग आंध्रा में एंटर किए थे, टूनी एक जगह था, वहीं से फिर एक ट्रेन लेकर पहुंचे थे हम लोग कटक। तो पूरे सफर था उस टाइम में, पूरे सफर में 20 घंटा लगता था, मतलब उत्तर दक्षिण उड़ीसा से जिस भाग में हम लोग थे और वहां कटक आने के लिए 20 घंटा समय लगता था। तो मैंने फिर तभी डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल में रहकर यहाँ पढ़ाई करूँ, और मैंने 4 साल, अगले 4 साल इंटरमीडिएट साइंस एंड बैचलर साइंस इन अप्लाइड जियोलॉजी, सॉरी इन जियोलॉजी ऑनर्स, दोनों चीज मैंने वही रेवेन्सा से किया, और रेवेन्सा के एक हॉस्टल में रहकर मैंने किया। तो डॉक्टर पटनायक, क्या आपको उस वक्त कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी मिली थी या आप? हाँ जी, उस टाइम में अगर आपने मतलब पहले 200 ये के में आते हैं, फर्स्ट डिवीजन और पहले 200 के अंदर आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती थी, और उस स्कॉलरशिप हमें मिला था, मुझे याद है उस टाइम में स्कॉलरशिप अमाउंट महीना में 75 रुपीज था, और हमारे हॉस्टल की खर्चा तभी हुआ करता था 120 रुपया रहना और खाने के लिए। तो पूरे जो पैसा है पिताजी तो जरूर भेजते थे, और जो मतलब स्कॉलरशिप की पैसा जो साल में एक बार मिलता था वो पैसा मैं पिताजी को दे देता था, तो 120 रुपया महीना में पूरा गुजारा होता था। इसमें आप मुझे बोले, एक किस्सा याद आया कि हम जब मेरे घर इतना दूर में था तो बाकी लोग छुट्टी होने से घर चले जाते थे हॉस्टल से, मैं घर नहीं जा पाता था। साल में एक बार मैं घर जाता था, और दुशहरा के टाइम में उसमें लंबा छुट्टी मिलती थी कॉलेज में, तो उसी छुट्टी में मैंने बस लेकर वो 20 घंटे में वो अपने जगह जाती थी। लेकिन उस बाकी समय मैं छुट्टी हो चाहे ये हो, छोटे छुट्टी हो चाहे बड़े छुट्टी हो, मैं वही हॉस्टल में रहा करता था। हॉस्टल में हम लोग वहीं पे वो जो हीटर लगाकर कुछ खाने वाने, मेस भी बंद रहता तो हीटर बनाकर कुछ खाने वाने बना लेते थे, ऐसे ही चलते रहता था। तो उसमें मुझे एक किस्सा याद आया कि उस टाइम में एक बंदा हॉस्टल में, मतलब 300 लोग के हॉस्टल थे, मुश्किल से जिस टाइम में मैंने था करीब 4-5 बंदे हम लोग थे पूरे हॉस्टल में। एक बंदा, हॉस्टल ऐसे ही खुला था, एक बंदा आ गया, फिर वो अपने आप को परिचय देने लगा कि मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ, मैं नौकरी करता हूँ वहीं पे कहीं आसाम में कोई एक जगह में, आपके जो रूममेट है वो मेरे दोस्त है, वो मेरे पेनपाल है, तब वो पेनपाल के सिस्टम था, वो मेरे पेनपाल है, वो कहाँ गए? मैंने बोला वो छुट्टी है तो संबलपुर चले गए। मैंने नहीं गया, मैं हूँ। तो मेरे साथ वो बात करने लगा, बोला भैया ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो, ऐसे। फिर बाद में बोला ऐसे है कि मुझे ट्रेन में आते आते मेरे कुछ पैसा चोरी हो गई, राइट। अब मुझे अभी चेन्नई जाना है, चेन्नई जाने के लिए तो मेरे पास टिकट है, लेकिन खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। आपके पास कुछ अगर होगा तो फिर आप दे दीजिए, मैं अपने पेनपाल को पैसा भेज दूंगा, पेनपाल से आप पैसा ले लीजिएगा। तो मेरे पास आप विश्वास करिए गोयल साहब, 120 रुपया में 90 रुपया हमने दे देते थे मेसिंग के लिए, और 30 रुपया पॉकेट खर्चा के लिए रखते थे। उसमें हमारे खाने पीने मतलब नाश्ता खाना पीना जो भी होना है वो 30 रुपया में हुआ करता था। 1978 की बात मैं कर रहा हूँ, 78 to 82 की बात कर रहा हूँ। तो ये बंदा को मेरे पास तभी मेरे पॉकेट में कुछ 20-25 रुपया पड़ा हुआ था। महीना का शुरुआत हुआ तो पिताजी भेजे थे, तो मैं इसकी पैसा देकर बाकी पैसा मैंने अपने पॉकेट में रखा। मैंने बोला भैया मेरे पास 25 रुपया है, अब आपको 20 रुपया देता हूँ, 5 रुपया मैं अपने पास रखता हूँ। लेकिन 20 रुपया के महीना तभी बहुत बड़ा था। मैंने बोला आपके पेनपाल को आप पैसा भेज दो, मैं उससे ले लूंगा। तो वो लेके तो पैसा चला गया, और मेरे जो रूममेट था वो 4 दिन के बाद फिर वापस आया। 4-5 दिन के बाद मैंने बोला भैया तुम्हारा पेनपाल आया था, नाम ये था, और ये पैसा हमसे 20 रुपया लिया है, और मेरे अभी नाश्ता के लिए पैसा नहीं है, 5 रुपया जो था खर्चा हो गया, आप मुझे 20 रुपया दे दो। वो बोला कौन सा पेनपाल भैया, ये ऐसे ही तो कोई पेनपाल मेरा था ही नहीं था, आपने कैसे मेरे को बिना पूछे कैसे दे? ना तो उस टाइम में फोन सिस्टम था ना कुछ था। मैं बोला तुमसे बात कैसे करता, मैं तो विश्वास में दे दिया था। तो वही बोलने का मतलब यही था कि जब हॉस्टल में आकर हम लोग रहा करते थे, खूब सरल विश्वासी थे, जो भी कुछ बोलते थे सब समझ लेते थे, दुनिया के कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमको पता ही नहीं था। तो वो 20 रुपया मुझे कभी मिला नहीं, और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, 5 रुपया खर्चा करने के बाद बाकी 20 दिन का मेरा नाश्ता पानी बंद हो गया।
जी। तो आपने जब इतनी इतनी अपने परेशानी में पढ़ाई की और आपने वहां तक, उसके बाद आपने जो ये अकाउंट्स में जाने का कैसे आपको विचार आया और उसमें आपने क्यों एडमिशन लिया? हाँ जी, फिर वो रविंद्र का पढ़ाई 4 साल खत्म होने के बाद ऑल इंडिया एंट्रांस के थ्रू हमने IIT ISM में ज्वाइन किया और वहाँ पे 3 साल का एक एमटेक कोर्स हुआ करता था इन अप्लाइड जियोलॉजी, भूविज्ञान जो बोलते हैं उनका। जी। तो अप्लाइड जियोलॉजी में मैंने 3 साल में किया, जबकि वो कोर्स खत्म करते ही मुझे, करने के पहले ही मुझे कुछ कैंपस इंटरव्यू में 1-2 नौकरी मिल गई थी कुछ, और एक नौकरी मुझे, जो पहला नौकरी जो मेरे हाथ में आई, मैंने सोचा कि उसमें ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मुझे पैसा की जरूरत थी, कि घर में पैसा की जरूरत था, पापा मम्मी को पैसा की जरूरत था, मेरे और सारे भाई बहन थे, उनके पढ़ाई के लिए पापा के पास पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि जो नौकरी पहले मिलता है मैं ज्वाइन कर लेता। वो नौकरी मुझे याद है, वो सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट तब कहलाता था, आज का दिन में वो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स है कहलाते हैं। बल्लभगढ़ फरीदाबाद सेक्टर 7 के पास बल्लभगढ़ जो है, वहां पे उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और वो पहला नौकरी मुझे याद है, हम दिल्ली में, उसका हेडक्वार्टर ऑफिस था, मैं दिल्ली में जाकर ज्वाइन किया था। दिल्ली में IIT और ये JNU के जो दोस्त थे उन्हीं के हॉस्टल में रह करके पहले मैं ऑफिस किया, फिर बाद में मैं फरीदाबाद में रहकर 1 साल वो नौकरी मैंने किया। 1 साल के बाद मैंने उस टाइम में मैंने ऐसे सिविल सर्विस का कोई रिवाज नहीं था, IIT ISM में कोई रिवाज नहीं था, लेकिन हमारे बैच में हम लोग 3 बंदे थे, हम लोग प्रीलिम में बैठ गए थे, तीनों के तीनों प्रीलिम क्वालिफाई कर गए। बाकी जो 2 बंदे हैं वो लोग नौकरी तुरंत मेरे जैसे तुरंत ज्वाइन नहीं किए, वो लोग थोड़ा वेट कर लिए, वो सोचे कि चलो ONGC का जब आएगा कॉल लेटर, कैंपस इंटरव्यू तभी ज्वाइन करेंगे, अभी कुछ हम लोग को सिविल सर्विस का मेन के लिए तैयारी करते। वो लोग तैयारी किए, मैंने ये नौकरी के चक्कर में मैं घूमते फिरते रहा ऑल इंडिया। और मैंने जब सिविल सर्विस एंट्रेंस मेंस में बैठा बिना प्रिपरेशन के, जैसे होना चाहिए था, मेरा फाइनली कोई इंटरव्यू कॉल आया ही नहीं। बट आश्चर्य की बात यह है कि मेरे बाकी दोनों दोस्त जो क्वालिफाई किए थे मेरे बैच की, उन दोनों को मेंस कॉल आ गया। उनमें से एक जो दोस्त था वो हमारे बैच के टॉपर भी था ISM में, वो उसका जब इंटरव्यू कॉल आया, मुझे याद है उसको मैंने बोला भैया तुम मेरे पास आकर रहना, फिर धौलपुर हाउस में इंटरव्यू के लिए जाना हुआ। तो वो आया था, उसको मैं साइकिल से लेकर अपने जहां पे जो घर में रहता था फरीदाबाद में, वहीं पे रोक कर रखा था, और वो वहीं से इंटरव्यू दिया था। उसका रिजल्ट उसका निकला, दोनों ही क्वालिफाई किए, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में और ये प्रॉपर IAS में। इसका नाम है सुरेश चंद्र महापात्र, और आज का दिन में ही इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। बहुत बढ़िया बात जी। दैट इज वही एक कारण है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मौका मुझे भगवान दिए थे, वो मौका के मैं ठीक से उपयोग नहीं किया, बाकी दोस्तों ने किया, उनको हो गया। उसके मन में एक विचार आया, चलो जब तक मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं करता हूं तब तक मैं अपने निगाह के दूर ही रहूंगा। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि मैंने नौकरी छोड़ता हूं। वो नौकरी मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर ट्रेन में बैठकर जब जाने लगा, फिर सोचा अभी क्या करूं, अभी नौकरी अगर ज्वाइन नहीं करूं तो फिर पापा पूछेंगे बिना नौकरी का तुम क्या करोगे। मैं बोलूंगा अगर मैं सिविल सर्विस का तैयारी करने चाहता हूं, तो बोले तुम पागल हो गए क्या। हाँ, तो फिर जब फिर मैं धनबाद में वापस आ गया, मतलब ट्रेन लेकर, फिर क्या करूंगा सोचने लगा, तब तक मेरा ONGC का कॉल लेटर आ चुका था। तो मैंने सोचा चलो ONGC ज्वाइन कर लिया जाए। तो कोलकाता में मैं जाकर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन में मुझे बुलाया गया कि अब चलो मिजोरम में आपका फील्ड ड्यूटी है। नेक्स्ट दिन ने मुझे एक फ्लाइट का टिकट पकड़ा दिया सिलचर के लिए। आप बोले कि आपको बेस कैंप वहीं पे लगाना है एंड यू स्टार्ट द जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन फ्रॉम देयर, यू विल बी द फील्ड इंचार्ज ओवर देयर। मैंने सोचा मेरा कोई अनुभव नहीं है, और मिजोरम उस टाइम में इंसर्जेंसी इन्फेक्टेड था। और आपको याद होगा मैं 1985 का बात 87 88 का बात है, 86 का बात बता रहा हूँ। तब वो पूर्ण लालडेंगा अकॉर्ड तभी हुआ था, इंसर्जेंसी तब भी बंद नहीं हुआ था। और मैंने वहीं पे उसी ये मैं था एक एडवेंचरस, मुझे वो अच्छा लगता था, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई के टाइम में मेरा जो दूसरा जो दिलचस्पी ये था खेलकूद।
ऐसे ही मैं मतलब मैंने बैडमिंटन में हॉस्टल चैंपियन थे, बाद में मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में मैं बैडमिंटन में यूनिवर्सिटी ब्लू था, जो मसूरी का ट्रेनिंग हुआ था सिविल सर्विस का, उसमें भी मैं बैडी चैंपियन था। तो एक खेल कूद के लिए मेरा दिलचस्पी था, और उसके सहारे मुझे हमेशा लगता था कि मैंने जो भी करना चाहता हूँ करूंगा ही, आज नहीं तो कल होगा ही संभव। यही विचार के साथ मैंने फिर सिविल सर्विस मतलब ओएनजीसी में रहने के टाइम और मिजोरम का जंगल में रहते हुए फ्री प्रीलिम के लिए तैयारी किया, फिर एक बार दिया, दोबारा देने पर मतलब मेंस क्वालिफाई करने के बाद मेरे इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर तीसरी बार मैंने अटेंड किया, तीसरी अटेम्प्ट में जब हुआ तो मेरे प्रॉपर आईएएस में जब नंबर नहीं आया तो मैंने डिसाइड किया नहीं, ओएनजीसी मेरे लिए अच्छा है, and as such I like the profession of geology, let me continue to ONGC has a great future। और उसके थोड़े दिन के बाद मैंने ऐसे मेरे घर जाने का था, मैंने घर गया और पिताजी बोले कि तुम्हारा कुछ एक ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए चिट्ठी आया हुआ है मसूरी के लिए। मैंने बोले पापा मैं तो मेरा प्रॉपर आईएएस हुआ नहीं, आपने भी बोले थे कि आईएएस नहीं होने से फिर और बाकी ज्वाइन करना क्या अच्छा होगा, तो आप मैं तो डिसाइड किया हूँ कि मैं ओएनजीसी में कंटिन्यू करूंगा, तनख्वाह के हिसाब से अच्छा है। तो बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अपने आप डिसीजन थोड़ी ले सकते हो, तुमको कैसे पता चला कि सिविल सर्विस अच्छा नहीं है, बाकी स्ट्रीम भी जो अलाइड सर्विस होता है वो भी अच्छा होता है। और मुझे याद है उन्होंने मुझे उसी दिन एक एसपी, वहाँ का जो लोकल एसपी थे वो भी इंडियन पुलिस सर्विस के थे, मिस्टर शर्मा, उन्हीं के पास लेकर गए थे और मिस्टर शर्मा ने पूरे के पूरे मेरे मगज धोस कर लिए, बोले कि नहीं संतोष जी आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने जो मसूरी ट्रेनिंग ज्वाइन किया था करीब 10 दिन के बाद ज्वाइन किया था, वो ट्रेनिंग शुरुआत की बात, तो अभी भी याद है। तो इस तरह आप जो है सिविल सर्विस ज्वाइन करके आप इंडियन रेलवेज में आए और आपने इंडियन रेलवेज में इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर आप दूसरी उसमें पब्लिक सेक्टर्स में गए और उसके बाद आपको पुनः इंडियन रेलवेज ने आपको एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण? 2013 में जैसे आपने बताया, 2013 में इंडियन रेलवेज में करीब मैं 25 साल की नौकरी किया। उस 25 साल की नौकरी में डेपुटेशन में भी मैं कुछ पावर सेक्टर में काम किया, उड़ीसा पावर सेक्टर में। फिर उसके बाद मैंने देखा कि चलो मुझे कोई चीज मतलब मोनोटनी आने से मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा कि रेलवे में तो 25 साल काम कर लिया और अकाउंट सर्विस वित्त सर्विस में इतना काम कर लिया, अब जबकि मैं 4 साल बाद ही ज्वाइन किया हूँ सिविल सर्विस में, मुझे पूरे ऊंचाई तक तो पहुंचना नहीं है, चलो लेटरल मूवमेंट करते हैं। वो लेटरल मूवमेंट के लिए मैंने वो जो पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस बोर्ड के थ्रू 2013 में निष्पत्ति लिया कि मैं अवसर प्राप्ति लेता हूँ, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बाद मैंने भारी उद्योग निगम लिमिटेड रांची में करीब 4 साल काम किया। वो 5 साल की टेन्योर होती है, 4 साल वहां काम किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बार पीएससीबी का इंटरव्यू के थ्रू फिर अपीयर किया, तो मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए सिलेक्ट हुआ और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और वहीं पे मैं करीब 5 साल के पूरा टेन्योर तो मैं किया नहीं, फिर दो साल के टेन्योर के बाद मैं अपना ये चेंज कर लिया कि चलो मैं और कुछ करता हूँ। तभी मेरे मन में आया जो डॉक्टर इन फिलोसफी में जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एनरोल किया था, वो मेरा सपना अधूरा रहेगा, मैं इसको ही पूरा करता हूँ। तो आपने उस वक्त पीएचडी किया? पीएचडी का एनरोलमेंट मैंने वहीं पे कर लिया था रांची में 2013 में, लेकिन उसको खत्म करने के लिए टाइम लग रहा था पार्ट टाइम। तो जब मैं आरएफसी छोड़ने के बाद इसको 2 साल के अंदर 2000 जी तो डॉक्टर पटनायक आपकी तो बहुत दिलचस्प कहानी है और इतना लंबा आपने काम किए हैं, इतनी जगह काम किए हैं, बहुत कुछ हम सुनना चाहेंगे लेकिन समय का अभाव है, इसलिए चलते चलते क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मैं पूरे मतलब मेरे 35 इयर्स की जो कहानी है पढ़ाई के बाद तो नौकरी का कहानी है, उसको संक्षिप्त में मैं यही बोलना चाहता हूँ। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभालते रहे, हवाओं में भी बहुत कोशिश की मगर आंधियों में भी जलते रहे। ये मेरे जीवन की कहानी है जी। अगर युवा पीढ़ी के लिए 2 शब्द अगर मैं बोलना चाहता हूँ जी, ये है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी।
यही संदेश देकर मैं युवा पीढ़ी के लिए बहुत 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 खूब आपने बताया। और मैं सोचता हूं कि युवा पीढ़ी नहीं, आप तो प्रेरणा स्रोत बने हैं हम सबके लिए कि कितना एक छोटे से शुरू होके आपने छोटी बहुत ही सीमित साधनों में अपना काम शुरू किया और पढ़ाई शुरू की, और किस तरह आपने हार्डशिप देखने के बाद आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी अच्छी बात बताई, और बहुत प्रेरणा स्रोत रहेंगे आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और आज का एक कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पे भी किया गया। एंड अवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक इन इंग्लिश in the morning session, that is media conference with Lal Goyal. And tomorrow our topic is, does media serve society? And our panelists are Professor Dr. Mohanlal Agrawal, President, Indo-Gulf Management Association, Dubai, former Professor of Marketing, Innovation and Management, IIM Lucknow; Mr. Deepak Koil, ex-Managing Director, Coca-Cola Bottling, UAE and Oman; Dr. Anurag Batra, Chairman and Editor-in-Chief, Business World, Founder, Exchange for Media, New Delhi; Dr. Sanjay Natkarni, Director of Innovation and Research, Emirates Academy of Hospitality Management, Dubai. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 AM. बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार पटनायक जी आपका कि आप आए और आपने इतनी अपने जीवन यात्रा के बारे में इतना बताया। बहुत कुछ सुनने को है लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।